आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 8 है बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अटेन विकी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 है ये। इसकी वेटेज अगर हम बात करें तो 5 to 6 मार्क्स की एग्ज़ाम में है, क्योंकि ये हमारी यूनिट 7 का पार्ट है। मतलब अगर टोटल सिलेबस की बात की जाए, टोटल सिलेबस में आपको 8 यूनिट्स पढ़नी है, जिसमें हमारी जो है 5 यूनिट्स कवर हो जाती है मैक्रो में, बची हुई 3 यूनिट्स इंडियन इकोनॉमी में आती हैं। तीसरी में इन 3 यूनिट्स में से दूसरी यूनिट है इस बुक की, उसमें 4 चैप्टर आते हैं, 5, 6, 7, 8। वो चारों चैप्टर की टोटल वेटेज 20 मार्क्स की है। तो उसमें से इस चैप्टर की वेटेज माना जाता है कि 5 से 6 नंबर की रहेगी। अब इससे टॉपिक जो आते हैं वो बहुत कॉमन से टॉपिक है, बचपन में आपने कई बार सोशल्स में पढ़े भी हैं, तो ईजिली कवर हो जाएंगे। इसके बारे में हम नॉर्मली नॉलेज भी रखते हैं, तो बस उन्हीं को थोड़ा सा रिवाइज करना है और इसके अलावा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें नया देखने को मिलेगा, बाकी कोई इसमें दिक्कत नहीं, ईजी चैप्टर है, आसानी से कवर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहले इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, मतलब चैप्टर 2 पार्ट्स में चलेगा। तो पहला पार्ट इन्वायरमेंट, तो पहले इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट क्या है? देखो, इन्वायरमेंट को समझने का सबसे आसान तरीका है, जैसे हम बिजनेस में समझते थे कि यूनिवर्स में से बिजनेस को माइनस कर दो तो हम कहते थे कि हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट होता है। ठीक, मतलब बिजनेस के आसपास की सारी चीज़ें पूरे ब्रह्मांड में जो भी हैं, जो बिजनेस पे असर डाल सकती हैं, वो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता था। इसी तरीके से अगर हम यूनिवर्स में से खुद को हटा दें, ठीक है, अपने आप को हटा दें, तो जितनी भी बाकी चीज़ें हैं वो सब हमारा इन्वायरमेंट का पार्ट मानी जाती हैं। तो यहाँ लिखा भी है इन्वायरमेंट इज़ टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज, मतलब इसके अंदर सारे रिसोर्सेज आते हैं। इट इज़ द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज विच सराउंडेड अस। ये एक सम टोटल होता है किसका? एक्सटर्नल फोर्सेस का, जो हमारे चारों तरफ हैं। इट इंक्लूड्स ऑल बायोटिक, इसके अंदर बायोटिक और ए बायोटिक दोनों ही तरीके के एलिमेंट्स हमारे आते हैं, डेट इन्फ्लुएंस ईच अदर, जो एक दूसरे पे असर डालते हैं। बायोटिक, ए बायोटिक बचपन में साइंस में पढ़ा था 6-7 ग्रेड क्लास में। बायोटिक में हमारे सारे लिविंग एलिमेंट्स या लिविंग बींग्स आ जाते हैं, जैसे एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमंस वगैरह आ जाते हैं। ए बायोटिक में सारे नॉन लिविंग एलिमेंट्स हमारे आते हैं, एयर, वाटर, लैंड एक्सेट्रा। ठीक, तो इन्वायरमेंट का मतलब हो गया कि इन्वायरमेंट में बायोटिक और ए बायोटिक एलिमेंट्स आते हैं जो एक दूसरे के ऊपर असर डालते हैं, इन्फ्लुएंस डालते हैं। ठीक, तो बस ये हमारी डेफिनेशन होती है इसकी नॉर्मल वे में। अगर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ने भी एक डेफिनेशन दी है 1986 में। ठीक, हो सकता है एक नंबर में पूछ ले तो पढ़ जरूर लेना। ठीक, बाई चांस से अगर एमसीक्यूज वगैरह में आ जाए तो इसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट इंक्लूड्स एयर, वाटर, लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप which exist among and between water, air, land and human being and other creatures, plant, microorganism and property। मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट के अंदर एयर, वाटर, लैंड आती है और इंटर रिलेशनशिप आता है जो एग्जिस्ट करता है अमंग, इनमें, अमंग मतलब अमंग एंड बिटवीन, मतलब इनके बीच में, किन किन के बीच में? वाटर, एयर, लैंड और ह्यूमन बीइंग के बीच में, एंड अदर क्रिएचर्स, और बाकी क्रिएचर्स के बीच में, चाहे वो प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या प्रॉपर्टी है। तो ये हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू कही गई डेफिनेशन है। ठीक, अब इसमें अगला आता है फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, या फिर हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, जिस 3 तरीके से कह सकते हो आप, ये 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। इस चैप्टर से अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है कि यहीं से पूछा जाएगा। तो अब इसमें क्या है? इसमें दे रखा है कि इन्वायरमेंट के फंक्शन क्या है, इन्वायरमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, कॉमन सी बात है, हमें पता है। हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो इसमें अगर आपको याद हो तो लैंड की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? लैंड का मतलब यहाँ ज़मीन थोड़ी नहीं है खाली, लैंड का मतलब है यहाँ पे वो सारे रिसोर्सेज सॉरी, जो नेचुरली प्रेजेंट हैं नेचर में, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक,
तो यही चीज़ हमारी यहाँ पे है। तो यहाँ हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है प्रोडक्शन के लिए, और प्रोडक्शन के लिए चार चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये कैसे कैसे रिसोर्स प्रोवाइड करती है, अगर आप ध्यान से देखो तो मतलब नेचुरल रिसोर्सेज में कौन कौन से रिसोर्स होते हैं, तो बचपन से पढ़ गए हैं नेचुरल रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जैसे कि जो रिसोर्सेज अपने आप कुछ समय बाद एक रिन्यू हो जाते हैं, ठीक। नॉन रिन्यूएबल जो कि एक बार ख़त्म हो गए दोबारा रिन्यू नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके रिन्यूएबल में ट्रीज हो गए, सोलर एनर्जी हो गई, विच कैन बी यूज विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टेड, लाइक ट्रीज, मतलब जो जल्दी रिन्यूएबल हो जाएंगे, जैसे कि ट्रीज वगैरह हो गए तो जल्दी रिन्यूएबल हो जाएंगे, तो इनको हम बिना सोचे समझे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल में वो सोर्स आते हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए, पेट्रोल, कोल, डीजल, ठीक, एग्जॉस्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड यूज लाइक फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा, ठीक। इसमें वो रिसोर्सेज आते हैं जो ख़त्म हो जाएंगे उनको एक्सट्रैक्ट करने के साथ साथ, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक। तो इसमें हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए। दीज रिसोर्सेज आर यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोडक्शन। ये रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। हर फैक्ट्री में अगर ध्यान से देखो तो हमें कुछ ना कुछ रिसोर्सेज यूज़ करने होते हैं एज अ पावर के तौर पे। तो सोलर एनर्जी हो गई, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, इनका इस्तेमाल किया जाता है। इन्वायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। एसिमिलेट का मतलब एब्जॉर्ब। इन्वायरमेंट क्या करता है, वेस्ट जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसे अपने अंदर समा लेता है, मतलब एब्जॉर्ब का मतलब समा लेता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कंजप्शन एक्टिविटीज जनरेट अ लॉस ऑफ वेस्ट, ठीक। जो हमारा प्रोसेस है किसका, प्रोडक्शन का या कंजप्शन का, इससे बहुत सारा वेस्ट जो है वो जनरेट होता है, ठीक। विच इज एब्जॉर्ब बाय द इन्वायरमेंट, जो कि इन्वायरमेंट हमारा क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। ये हमें पता ही है, हल्के हल्के इन्वायरमेंट वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है। इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ। इन्वायरमेंट लाइफ को सस्टेन करता है कैसे, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जीवन जीने के लिए बेसिक नेसेसिटीज़, लाइफ के पॉसिबल होने के लिए, क्रिएशन के लिए बेसिक क्या चीज़ें चाहिए, सन, लैंड, एयर, वाटर चाहिए ही चाहिए। चार चीज़ें चाहिए ताकि लाइफ कहीं पे भी इवॉल्व हो सके, आर अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, और ये चारों ही चीज़ें इन्वायरमेंट का पार्ट होती हैं। सो इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ, इसलिए हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट लाइफ को सस्टेन करने में मदद करता है इन एलिमेंट्स को प्रोवाइड करके। तो ये हो गए इंपॉर्टेंस में। इसके अलावा प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। एस्थेटिक सर्विसेज क्या होती हैं, एस्थेटिक का मतलब होता है कंसर्न विद ब्यूटी, जो खूबसूरती से रिलेट करती हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट में लैंड है, फॉरेस्ट है, वाटर बॉडीज़ हैं, रेनफॉल है, सनराइज है, सनसेट है, माउंटेन्स हैं, ठीक। तो सीनिक ब्यूटीज़ बहुत सारी हैं जो हम लोग रिफ्रेशमेंट के लिए अक्सर घूमने चले जाते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलता है, शांति मिलती है, एक तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलता है, रिलैक्स फील होता है। तो इन्वायरमेंट जो है हमें एस्थेटिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, मतलब ब्यूटी से रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। पीपल एंजॉय दी सीनिक ब्यूटी ऑफ दीज एलिमेंट्स, मतलब अगर हम बात करें इनकी सीनिक ब्यूटी को लोग एंजॉय करना पसंद करते हैं। कुछ लोग सनसेट या सनराइज देखने के लिए ही स्पेशली जाते हैं, कुछ लोग वाटर बॉडीज़ को ही एक्सप्लोर करने जाते हैं, कुछ जंगलों को ही एक्सप्लोर करने जाते हैं, कुछ माउंटेन्स को एक्सप्लोर करने जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये हमें एस्थेटिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सच एलिमेंट्स हेल्प इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे क्या होता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है। अगला हमें पढ़ना है इन्वायरमेंटल क्राइसिस। तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से पूछा जाना चाहिए। अब पहले इसको समझने के लिए इन्वायरमेंटल से इससे इन्वायरमेंटल क्राइसिस को समझने के लिए पहले हमें सीखना होगा कैरिंग कैपेसिटी के बारे में, कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। देखो कैरिंग कैपेसिटी क्या कहती है, कैरिंग कैपेसिटी दो बातें कहती है। ये पहली बात कहती है कि जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द absorption capacity of environment। मतलब अभी समझते हैं, एक मिनट दो। दूसरा ये कहती है रिसोर्स एक्सट्रैक्शन should remain
बिलो रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन। मतलब इसमें यहाँ ये कहा गया है, कैरिंग कैपेसिटी कहती है, कैरिंग कैपेसिटी एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि इन्वायरमेंट की भी कुछ कैरिंग कैपेसिटी होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा है एनवायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट, कि इन्वायरमेंट वेस्ट को क्या करता है, अपने अंदर समा लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे ही हमें पता है हम लोग रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये माना जाता है कि जो भी जनरेशन ऑफ वेस्ट होगा, मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ से या फिर कंजप्शन एक्टिविटीज़ से जितना भी वेस्ट जनरेट हो, वो हमेशा कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए? इन्वायरमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से। ठीक है, तो ये बात ये कहते हैं। पहली चीज़ ये है, मतलब पहली कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट। दूसरा, रिसोर्सेस का जो एक्सट्रैक्शन है, मतलब हम लोग नेचर से जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो भी कम होना चाहिए। जैसे यहाँ था विद इन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होना चाहिए, वो भी कम होना चाहिए रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन से। मतलब ये क्या कहानी है, इसको ऐसे समझ सकते हो, फॉसिल फ्यूल्स ले लो। फॉसिल फ्यूल्स कैसे बने? तो बचपन में हम सब में पढ़ा है, साइंस में हमें पढ़ाया गया कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो डायनासोर्स वगैरह के फॉसिल्स से क्रिएट हुए थे। ठीक, उनकी जो डेड बॉडीज़ थी, उनकी डेड बॉडीज़ को जब बहुत समय तक अर्थ ने अपने अंदर एब्जॉर्व किया तो उनकी डेड बॉडीज़ से फॉसिल फ्यूल्स क्रिएट हो गए, फॉसिल्स क्रिएट हो गए, हल्के हल्के फॉसिल्स जो थे वो फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। इसमें करीबन मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगा। ठीक, तो मतलब जो आज हम फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल या फिर कोई भी तरीके का हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो नॉर्मली सोचने की बात सोचो कि ये मिलियन ऑफ ईयर्स पहले इससे जनरेट होना शुरू हुए, तो आज हम इनको एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर रहे हैं। और हम इन्हें कब से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? हम मान लें 200-300 सालों से एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। हद से हद मान लो चलो 500 साल से एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं कर रहे होंगे। कहाँ मिलियन, मिलियन का मतलब कितना हो गया? 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो मिलियन भी नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर कहा जाता है। तो मतलब 1-2 मिलियन भी नहीं है, तो मतलब इन फॉसिल फ्यूल्स को जनरेट होने में लाखों साल लगे और हम इनका इस्तेमाल कर करके कितना ख़त्म कर चुके हैं। अगर बात करें तो कहा भी जाता है कि हमारे पास जो फ्यूल है, पेट्रोल वगैरह है, वो 250 तक ही यूजेबल है। ठीक, हमारे पास उससे शायद उससे ज़्यादा नहीं हो, ख़त्म हो जाए 250 तक पहुँचते पहुँचते। कई रिसर्च में ऐसा, आप ये नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट रिसर्च है या नहीं, क्योंकि ये मैंने भी शॉर्ट्स में ही सुना है, तो इसकी दावा नहीं कर सकते कि ये परफेक्ट सही है या गलत है। लेकिन अगर ऐसा सच है तो नॉर्मली सोच के देखो, हमने 500-600 सालों में उतना फ्यूल यूज़ कर डाला जितना मिलियंस ऑफ ईयर्स में जनरेट हो पाया। तो भाई अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? इन्वायरमेंट का बैलेंस बिगड़ेगा। जब भी ये दोनों काम नहीं होंगे तो इन्वायरमेंट का बैलेंस बिगड़ेगा, और जब इन्वायरमेंट का बैलेंस बिगड़ेगा तो हमारी क्या होगा? इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्रिएट होगी। तो इसलिए इसमें आप ये भी लिख सकते हो, इफ दीज टू कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए, देन environment fails to perform its vital functions। तो इन्वायरमेंट जो है, अपने जो फंक्शंस हमने पीछे पढ़े वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ठीक, तो ये कैरिंग कैपेसिटी 3 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट मान के चलो। आज पूछा जा सकता है कि एक ही क्वेश्चन पूछ लें, बहुत छोटे से, क्योंकि बुक में भी जो है बहुत प्यार से छोटे से साइड में को दे रखा है शायद जे, तो पूछा जा सकता है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद अब इन्वायरमेंटल क्राइसिस पढ़ लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है जो अभी हम पढ़ के आए, अगर ध्यान से समझोगे। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन ज़्यादा है किससे? रिसोर्स जनरेशन से। सही सिचुएशन है।
जो अभी हमने बात करी मिलियंस ऑफ ईयर्स में जनरेट हुआ, हमने 500-600 साल में ख़त्म कर डाला। तो रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन अगर हम बात करें हमने कितनी तेज़ी से किया और रिसोर्स जनरेट कितनी तेज़ी से हुए, तो देख लो फ़र्क। जनरेशन ऑफ वेस्ट एब्जॉर्प्शन कैप इज़ ग्रेटर देन का साइन है ना, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब जो वेस्ट का जनरेशन है, हम जितना कूड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा है। इन्वायरमेंट उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, जिसका असर पड़ रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर, पोल्यूशन फैलता जा रहा है। ठीक, तो उससे दिक्कत ऐसे कि ओजोन लेयर हल्के हल्के अभी तुम लोगों ने शायद सुना भी हो कि सबमिट्स हुए थे, उन्होंने हमने ओजोन लेयर को सही करने के लिए फैसले किए थे कि हम CHCs वाले प्रोडक्ट्स को कम से कम यूज़ करेंगे। शायद क्योटो प्रोटोकॉल है क्या है, इसमें हमें पढ़ने को मिलेगी उसके बारे में, परफेक्टली अभी ध्यान नहीं आ रहा है, आगे हम पढ़ेंगे इसी में उस चीज़ के बारे में। तो हमने उसमें बात की कि हम इसको कम करेंगे, और उससे क्या हुआ, उससे फ़र्क भी पड़ा। ओजोन लेयर का जो छेद था वो हल्के हल्के उस पर दोबारा से लेयर आना शुरू हुई जब उसको यूज़ करना बंद किया गया। CFCs को एक सबमिट हुआ था UN का, उसमें डिसाइड किया गया था। ठीक, तो उसका असर भी पड़ा। तो यानी कि भाई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी तो है नेचर के पास, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज़्यादा अगर हम जनरेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ओजोन में छेद होगा, ओजोन में छेद होगा तो सन की UV रेज डायरेक्ट पड़ेंगी, इससे ग्लेशियर्स पिघलेंगे, वाटर लेवल बढ़ेगा तो फ्लड्स वगैरह जैसी और अनइवन रेनफॉल जैसी समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी, और नॉर्मल सी बात है। ठीक, तो ये होगा ही होगा। तो यही इन्वायरमेंटल क्राइसिस है। तो यहाँ लिखा भी है इन्वायरमेंटल क्राइसिस अकर when extraction of resources like fossil fuels are more than the resource generation कैपेसिटी ऑफ नेचर। मतलब जब एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा होगा रिसोर्स जनरेशन की कैपेसिटी से, और एंड व्हेन जनरेशन ऑफ वेस्ट एक्सीड्स द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, और जनरेशन ऑफ वेस्ट अगर ज़्यादा हो जाएगा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से तो हमारी इन्वायरमेंटल क्राइसिस जनरेट होगी। तो ये पूछा जा सकता है डेफिनेशन में, ठीक, बाई चांस से। लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस, क्या जड़ है, क्यों हो रही है इन्वायरमेंटल क्राइसिस, समस्याएं क्यों आ रही हैं, क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा रिसोर्स जनरेशन, क्यों हो रहे हैं इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन, क्यों आ रही है इतनी रिसोर्सेज की डिमांड की एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है, वो ख़त्म हो जा रहे हैं। तो सबसे पहला रीज़न, सबसे बड़ी समस्या जो आपको हर जगह देखने को मिलेगी, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन मतलब लगातार बढ़ती हुई पॉपुलेशन लीड टू राइज इन द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज। देखो आ गई बात, जितने ज़्यादा लोग उतनी डिमांड रिसोर्सेज की, जो और जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, जैसे कि ज़मीन ही ले लो, विच रिजल्ट इन डिफॉरेस्टेशन, इससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा। ग्रीन लैंड ऑफ फॉरेस्ट आर कन्वर्टेड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, जो ग्रीन लैंड है फॉरेस्ट की वो कन्वर्ट कर दी जाएंगी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में या रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में। तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ ऐसी समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी। नॉर्मल सी बात है भाई, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, हर इंसान को रहने के लिए घर चाहिए। अब घर तो ज़मीन पर बनेगा तो ज़मीन भी तो होनी चाहिए, ज़मीन तो जंगलों में रह गई है अब नॉर्मली। ठीक, शहरों में तो बची कितनी है, 60-60 टन की प्लॉट खरीद रहे हैं लोग, तो फिर ऑब्वियस सी बात है डिफॉरेस्टेशन होगा। और यही हुआ भी है, जहाँ पे आज हम देख रहे हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे एरियाज़ बने हुए हैं, वहाँ पहले जंगल हुआ करते थे। ठीक, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैज़ एक्सॉस्टेड सम ऑफ द वाइटल रिसोर्सेज। मतलब अगर हम बात करें जो एक्सट्रैक्शन है रिसोर्सेज का, रिन्यूएबल हो चाहे नॉन रिन्यूएबल हो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो खैर नहीं इतनी जल्दी ख़त्म होते हैं, वो दोबारा से जनरेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक, तो ये इसका ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट जो है अभी भी पूरी तरीके से फॉलो नहीं हो पाया है हर जगह रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो हर जगह ही नॉर्मल बहुत समय से यूज़ होते जा रहे हैं। ठीक, इसको हम मतलब इंटेंसिवली और एक्सटेंसिवली दोनों तरीके से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि ख़त्म ही होने वाले हैं, जैसे कि पेट्रोल। Extraction of many resources and continuous rise in population has also resulted in environmental crisis। तो ये भी हो गया, रिसोर्स के ख़त्म होने से पॉपुलेशन बढ़ने से, तो ये इन दोनों ही पॉइंटों का सम अप हो गया। इसे आप चाहो तो छाट भी सकते हो। ठीक, ड्यू टू एक्सट्रीम कंजप्शन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड द वेस्ट जनरेशन आर बियॉन्ड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो यही बात आ गई, वही जो पीछे पड़ के आए, जो एक्सट्रीम कंजप्शन और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड है डेवलप्ड वर्ल्ड के, उसके अकॉर्डिंग वेस्ट जनरेशन जो है वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के ज़्यादा है। आप एक बात नॉर्मल से सोचो, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्यों दिया कि हर फ़ोन के जो चार्जर होंगे या केबल्स होंगी वो टाइप सी की आएंगी? क्यों? क्योंकि केबल्स का वेस्ट इतना ज़्यादा हो गया था कि वो डिकम्पोज होना भी नामुमकिन सा है, क्योंकि वो प्लास्टिक है,
ये कह लो रबड़ है नॉर्मल से कुछ ज़्यादा, मोस्टली प्लास्टिक है, लो क्वालिटी प्लास्टिक यूज भी करते हैं लोकल उसमें, तो वो इतना ज़्यादा हो गया था कि उसको कहाँ डिकम्पोज किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे डिकम्पोज किया जाए, किया नहीं कैसे किया जाए। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि टाइप सी चार्जर के सारे यूज़ किए जाएंगे अब, जिससे कि एक यूनिवर्सल चार्जर हो जाएगा। तो लोगों को जो है एक्स्ट्रा केबल्स खरीदनी नहीं पड़ेंगी। अब मतलब मान लो किसी के घर में सैमसंग का फ़ोन है, वहाँ उसमें अलग पोर्ट है, एप्पल का है उसमें अलग पोर्ट है, ठीक है, और मान लो किसी और का है तो उसमें अलग पोर्ट है। तो अब वो तीन तीन तरीके की डाटा केबल ले रहा है, ख़राब हो गई तो फिर तीन तरीके की डाटा केबल ले रहा है। लेकिन अब ये अगर एक ख़राब भी हो गई तो दोनों में टाइप सी है, उनके से चार्ज हो जाएगी, ठीक। तो ये बेनिफिट मिल जाता है इससे। तो वेस्ट जनरेशन जो है इससे थोड़ा कम भी हुआ अगर देखा जाए तो इससे। लेकिन जो कंजप्शन स्टैंडर्ड है हमारे या फिर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड है, उससे इतना वेस्ट जनरेट हो रहा है कि वह एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के ही बाहर है। सरकार इसलिए इन्हें कम करने की भी कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है। ये हो गया। इसके बाद और देख सकते हैं 2 पॉइंट्स और लिखे हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस पोल्यूटेड द एटमॉस्फेयर एंड वाटर्स एंड देयर इज अ डिक्लाइन इन एयर एंड वाटर क्वालिटी। तो ये तुम्हें पता ही है दिल्ली के हालात, दिल्ली में धुआं ज़्यादा है या कह लो फॉग ज़्यादा है, हवा कम है। तो डेवलपमेंट प्रोसेस से क्या हुआ है, जो एटमॉस्फेयर है या फिर हम बात करें हमारा वाटर बॉडीज़ हैं, वो जो है पल्यूटेड हो गई हैं, जिसकी वजह से एयर और वाटर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। 70% ऑफ वाटर इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करें अपने देश की, तो 70% पानी पॉल्यूटेड है, ठीक। दिस रिजल्ट इन वाटर बॉर्न डिसीज़। इससे क्या हो रहा है, वाटर बॉर्न डिसीज़ जो है वो राइज हो रही हैं लगातार। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज़ ऑल्सो राइजिंग। इसकी वजह से हेल्थ के ऊपर भी खर्चे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन द फाइनेंशियल कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन जैसी समस्याओं की वजह से सरकार के भी फाइनेंशियल कमिटमेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग अगला इजी सा टॉपिक, बचपन से पता है कि इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी, अगर पिछली सेंचुरी से देखें तो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो पिछले 100 सालों में 0.6 डिग्री सेल्सियस से 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया है। एंड सी लेवल हैज़ राइजन सेवरल इंचेस। और समुद्र का पानी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एटमॉस्फेयर अर्थ का गर्म होगा तो अर्थ के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे, उनके पिघलने की वजह से सी लेवल भी राइज होगा। तो ये भी हो रहा है। द कंसनट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2 हैज़ इंक्रीज बाय 31% एंड 14% सिंस 1750। 1750 से अगर अभी का हम डाटा देखें, जो CO2 की मात्रा है और CH4 की मात्रा है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 शायद मीथेन होती है, इन दोनों की मात्रा जो एटमॉस्फेयर में है वो 31% से और 14.9 मतलब 15% ही ले लो, इससे बढ़ गई है। और ये दोनों ही गैसें हमारे लिए खतरनाक है, आपको पता ही है। आगे कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रही है, ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस लाइक ग्रीन हाउस गैस कंसनट्रेशन लाइक वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी मात्रा में बढ़ोतरी की वजह से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, वाटर वेपर्स हो गए। बर्निंग ऑफ कोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट बिकॉज दे एमिट CO2। जो हम पेट्रोल का और कोल का यूज़ करते हैं उसकी वजह से CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। डिफॉरेस्टेशन से CO2 हो रहा है। मीथेन गैस रिजल्ट इन एनिमल वेस्ट, रिलीज इन एनिमल वेस्ट, मतलब जो एनिमल वेस्ट होते हैं, जो हमारे यहाँ पोल्ट्री फार्मिंग बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक, पूरी दुनिया में ही इस्तेमाल होती है सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो, ठीक। तो उससे एनिमल वेस्ट जनरेट होता है, उससे मीथेन निकलता है। इंक्रीज कैटल प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट टू डिफॉरेस्टेशन। कैटल प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलता है, ठीक। एंड मीथेन प्रोडक्शन तो वो ऊपर वाला ही आ गया। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसका असर क्या पड़ रहा है, इट आइज मेल्टिंग वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में बर्फ़ पिघल रही है, स्पेशली एट पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। इट लीड टू अ स्टीप राइज इन सी लेवल एंड कोस्टल फ्लडिंग। इसकी वजह से समुद्र का लेवल बढ़ रहा है और फ्लड्स वगैरह आ रही हैं। हरिकेन्स एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म आर लाइकली टू बिकम स्ट्रॉन्गर। और हरिकेन्स और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो हैं, मतलब चक्रवात या तूफान वगैरह, और ज़्यादा खतरनाक होते चले जा रहे हैं। इसके अलावा आगे दे रखा है इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ ट्रॉपिकल डिजास्टर लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक। ट्रॉपिकल डिसीजेज जो है बहुत ज़्यादा फैलती चली जा रही हैं। देयर इज़ अ 1000 ऑफ स्पीसीज आर इन डेंजर्स ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट। बहुत सारी जानवरों की ऐसी स्पीसीज हैं जो खत्म होने वाली है, जैसे पोलर बियर ले लो, ठीक। टू एड्रेस द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, देखो आगे वही बात, इस इशू को एड्रेस करने के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, क्योटो प्रोटोकॉल का नाम का, जो 1997 में साइन हुआ था।
इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे हल्का सा। ठीक, अगला टॉपिक जो होता है वो अगला है हमारा ओजोन डिप्लीशन। ये क्या कहता है? ओजोन डिप्लीशन रिफर्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर। ठीक, हमें पता है अर्थ के ऊपर हमारी बहुत सारी लेयर्स हैं, उनमें से ही शायद एक कोई लेयर है, अब वो कौन से नंबर पे तो एक्यूरेटली नहीं पता, वो हमारी ओजोन लेयर है। ये क्या करती है? सन की डायरेक्ट यूवी रेस को हम तक पहुंचने से और रोकती है। ठीक, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एंड मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन एंड अदर फोर्सेस। लेकिन ओजोन ये डिप्लीट हो रही है, मतलब डिस्ट्रक्ट हो रही है, नष्ट हो रही है ओजोन लेयर। किसकी वजह से हो रही है? जो क्लोरीन है जो प्रेजेंट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में और अदर फोर्सेस में जो मैन मेड हैं। ठीक, इसके कॉजेज क्या है? प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज कॉज बाय हाई लेवल ऑफ क्लोरीन, ब्रोमाइन एंड इन स्ट्रेटोस्फीयर। जो स्ट्रेटोस्फीयर की हमारी अर्थ की लेयर है, हमें पता है अर्थ की अलग अलग लेयर्स होती हैं, ऊपर एटमॉस्फेयर लेयर्स होती हैं, उसमें एक स्ट्रेटोस्फीयर होती है। स्ट्रेटोस्फीयर में क्लोरीन और ब्रोमाइन की मात्रा बढ़ने की वजह से ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखें दीज कंपाउंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ये कंपाउंड आते कहाँ से हैं? मतलब जो CFCs की बात कर रहे हैं हम, अगर हेलोन्स इसकी बात करें हम, तो ये आते कहाँ हैं? तो CFCs जो होते हैं वो एक कूलिंग सब्सटेंस के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं AC और रेफ्रिजरेटर में जो गैस पड़ती है हमारे। ठीक, हेलोन्स सॉरी HALON, हेलोन्स जो है विच इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज होते हैं आग बुझाने के लिए, उसमें हेलोन्स होते हैं। तो इनसे ये कंपाउंड रिलीज होते हैं, क्लोरीन और ब्रोमाइन रिलीज होते हैं, जो ओजोन डिप्लीशन का कारण बनते हैं। इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, इसका हम पे असर क्या पड़ेगा? ओजोन डिप्लीशन की वजह से UV रेडिएशन कम्स टू अर्थ पे आएगा एंड कॉज डैमेज टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचाएगा। स्किन कैंसर ड्यू टू यूवी रेडिएशन की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जो ग्रोथ है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, इससे उस पर असर पड़ सकता है। मतलब टेरेस्ट्रियल प्लांट, बहुत छोटे छोटे जो प्लांट्स हो गए हमारे, जो ज़मीन पे उग रहे हैं, उन पर बहुत असर पड़ेगा। ज़्यादा तेज़ धूप पे वो मुरझा जाएंगे अगर उन्हें उस अकॉर्डिंग देख रेख नहीं की जाएगी। एक्वेटिक एनिमल्स, बहुत छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं, अगर वो पानी की उस पे आ जाएंगे, लेयर पे आ जाएंगे, तो पानी के ऊपर का तापमान जो है वो गर्म हो जाएगा समुद्र के नीचे लेवल से, तो वो जब ऊपर आएंगे तो उनको नुकसान पहुंच सकता है। अब आगे दे रखी है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, ये है वो क्वाइटोनिक मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। ये क्या है? ये एक हिस्टोरिकल ट्रीटी है सॉरी, UN में साइन हुई थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को लेके। इंडिया ने ये ट्रीटी साइन की थी 17 सितंबर 1992 को। इट इज़ अ एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट है विच इज़ साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो कि साइन किया गया था किनके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स के द्वारा। विच स्टेट, जो कहती है कि टू फ्रीज द कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ CFC बाय 2013 की। 2013 के बाद से जो कंजप्शन है और प्रोडक्शन है CFCs का, वो बंद कर दिया जाएगा। फ्रीज मतलब यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। ये मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है, इस पे आपको MCQ मिल सकता है। आगे स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट, इंडिया के इन्वायरमेंट की क्या कंडीशन है? अगर हम बात करें तो इंडिया के इन्वायरमेंट की देखें तो हम शुरू करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। इंडिया हैज़ अबेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ रिच सॉइल, 100 ऑफ रिवर्स, लश ग्रीन फॉरेस्ट एंड प्लेंटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट। मतलब ये क्या कह रहा है पॉइंट? ये पॉइंट कह रहा है कि इंडिया के पास अबेंडेंट मतलब बहुत भारी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर हम देखें हमारे पास अच्छी सॉइल भी है, ठीक, 100 ऑफ रिवर्स, बहुत सारी नदियाँ भी हैं, बहुत बड़े लश ग्रीन फॉरेस्ट भी हैं, खूबसूरत जंगल भी हैं, गहरे घने जंगल भी हैं, एंड प्लेंटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट, और हमारे पास बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट भी हैं। ठीक, ये हो गया। इसमें आगे देख सकते हैं द ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटू इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। हमारे यहाँ डेक्कन प्लेटू में जो काली मिट्टी मिलती है वो इस कॉटन उगाने के लिए बहुत बेहतरीन मानी जाती है। लीडिंग टू मैनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन रीजन्स, जिसकी वजह से बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यहीं पे खुली हैं, लार्ज स्केल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो ये हमने पीछे पढ़ा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के फीचर्स में कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहीं भी खुल सकती है, लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वहीं पे खुलती हैं जहाँ से उन्हें रॉ मटेरियल जल्दी मिल जाए। तो देखो यहाँ पे वो चीज़ साबित हो रही है। द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स स्प्रेड फ्रॉम अरेबियन सी टू बे ऑफ बंगाल आर वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की, जो अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक फैले हुए हैं, वो हमारे देश में दुनिया की सबसे मोस्ट फर्टाइल प्लेन, मतलब सबसे उपजाऊ जमीन के तौर पे मानी जाती है। इंडिया का जो फॉरेस्ट है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब अलग अलग जंगल हैं छोटे छोटे जगहों पे, जैसे कहीं पे कोई माला के जंगल, कहीं पे किसी के
के जंगल, ऐसे करके दे रखे हैं हमारे जंगल्स हैं। प्रोवाइड ग्रीन कवर फॉर मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, मतलब ये जगह जगह अलग अलग वैरायटी पे है, ऐसा नहीं कि इकट्ठे एक जगह, ये अलग अलग देश में अलग अलग जगहों पे है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को ग्रीन कवर प्रोवाइड करता है। इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली 20% ऑफ वर्ल्ड्स आयरन ओर रिजर्व। अगर बात करें पूरे दुनिया की आयरन ओर की, कि पूरे दुनिया के पास जो लोहा है, तो उस लोहे की जो खदानें होती हैं, उन खदानों से जहाँ से लोहा निकलता है, तो 20% खदानें हिंदुस्तान के पास हैं। हाउएवर पॉवर्टी कॉजिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, लेकिन गरीबी की वजह से जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है थ्रू कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। कैसे हो रहा है? पेड़ काटे जा रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, क्योंकि घरों की डिमांड आ रही है। ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, कैटल फार्मिंग वगैरह लोग कर रहे हैं, तो उससे जानवर ज़्यादा पाल रहे हैं, तो उससे भाई ओवर ग्रेजिंग हो रही है। पल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, समुद्र में कूड़ा बहाया जा रहा है, समुद्र में नदियों में जो है अगर फैक्ट्री से निकला हुआ कूड़ा बह रहा है। एनक्रोचमेंट इन द फॉरेस्ट लैंड, हम लोग जंगल काट के जंगल की ज़मीन को हड़प रहे हैं। तो ये हमारे, अगर हम बात करें तो ये हमारी इन्वायरमेंट की कंडीशन है। आगे अगला टॉपिक हमारा जो है वो है चैलेंजेस टू इंडियाज इन्वायरमेंट। तो ये 100% है, इनमें से एक ना एक आपको मिलेगा ही मिलेगा एक्सप्लेन करने को। हो सकता है कि 3 नंबर में कोई एक आ ही जाए, पिक्चर बेस भी आ सकता है, तो इसकी पिक्चरें भी थोड़ी सी गूगल पे इमेज सर्च करके देख लेना। 3 नंबर में पूछे जाने की उम्मीद है, सारे टॉपिक 3 नंबर के ही बनना है इस चैप्टर से मोस्टली। सबसे पहला चैलेंजेस टू इंडियाज इन्वायरमेंट का मतलब है इंडिया के इन्वायरमेंट को कौन कौन से सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, हमारे यहाँ कंसर्न्स कौन कौन से हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के, इन्वायरमेंट कैसे कैसे डिग्रेड हो रहा है। सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या होती है? लैंड डिग्रेडेशन मतलब ज़मीन का बंजर होना, ज़मीन की फर्टिलिटी का कम होना, ठीक है, किसकी वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक। तो ये हमारा लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है। तो यहाँ ये लिखा है लैंड डिग्रेडेशन रिफर्स टू अ डिक्लाइन इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉइल। क्वालिटी मतलब फर्टिलिटी ऑफ सॉइल में कमी आना, पानी और वेजिटेशन कंडीशन में, कॉमनली कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन इंडिया लैंड सफर्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्रेडेशन। इंडिया में ज़मीन जो है वो अलग अलग तरीके से डिग्रेडेड होती है, मतलब उसकी हल्की हल्की उसकी क्वालिटी कम होती चली जाती है, और फिर एंड में वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाती है, बंजर भूमि बन जाती है। मेनली बिकॉज ऑफ अनस्टेबल यूज़ एंड इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश का किसान जो है उन्हें उसे अनस्टेबल ही यूज़ करता है। मतलब अगर हम बात करें फार्मिंग में भी कई सारे मेथड्स होते हैं फार्मिंग करने के, तो फार्मर्स उनको फॉलो नहीं करते हैं अगर ढंग से देखा जाए। उसके बाद एंड इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जो मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं, मतलब लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें भी फॉलो नहीं किया जाता। फ्लड कंट्रोल वगैरह हो गया तो उसे भी फॉलो नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन की फर्टिलिटी पे फर्क पड़ता है। सच काइंड ऑफ डिग्रेडेशन लीड टू लॉस ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स टुवर्ड द फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ऐसी डिग्रेडेशन की वजह से जो ज़मीन के न्यूट्रिएंट्स हैं वो बह जाते हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन होगा तो उसके न्यूट्रिएंट्स बह जाएंगे। इट लोअर्स द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इससे फूड ग्रेन प्रोडक्शन के ऊपर भी असर पड़ता है। पुअर लैंड यूज एंड पेस्टिसाइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड लैंड डिग्रेडेशन। इसके अलावा ज़मीन का बुरे तरीके से इस्तेमाल करना, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का ये प्रैक्टिस, पुअर लैंड यूज एंड प्रैक्टिसेस मतलब गलत तरीके से लैंड का इस्तेमाल करना और गलत फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल करना, या हम बात करें ज़्यादातर केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने से ज़मीन की फर्टिलिटी, या पेस्टिसाइड्स वगैरह डालने से ज़मीन की फर्टिलिटी के ऊपर इंसेक्टिसाइड्स वगैरह डालने से फ़र्क पड़ता है। तो इसी तरीके से लैंड डिग्रेडेशन होता है। अब कॉजेज़ दे रखे हैं कि लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज़ कौन से हैं, कोई से भी 4-5 कॉजेज़ में से याद कर लो जो आपको आसान लगे, जैसे कि ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ज़मीन डिफॉरेस्टेशन से जो है लैंड डिग्रेडेड होगी। क्यों? जब पेड़ काटेंगे, पेड़ की जड़ उखाड़ेंगे, तो पेड़ की जड़ जो है मिट्टी को एक तरीके से जकड़े हुए होती है, तो उससे मिट्टी जो है वो लूज़ होगी, और जब लूज़ होगी, बारिश होगी, तो मिट्टी की ऊपरी लेयर बह जाएगी, सॉइल इरोजन कहलाएगा, ठीक। डिफॉरेस्टेशन से दिक्कत आएगी। ओवर ग्रेजिंग, जानवरों को चराने से दिक्कत है। एनक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड, जंगल में घुसने से, ठीक। नॉन अडॉप्शन ऑफ एडिकेट सॉइल कंजर्वेशन मीजर्स, मिट्टी को कंजर्व करने के मीजर्स को अगर हम फॉलो ना करें, ठीक। अनस्टेबल फ्यूल वुड एंड फॉडर एक्सट्रैक्शन,
मतलब फ्यूल वुड और फॉरेस्ट एक्सट्रैक्शन करें जंगलों से अनस्टेबल तरीके से, तो उससे भी दिक्कत होगी। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन सही से ना करें, ठीक। एक्सेसिव यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल लाइक फर्टिलाइजर्स, देखो आगे भी बात, फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरीगेशन सिस्टम का सही से इस्तेमाल ना होना। एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर को, ज़मीन के पानी को हद से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करना जिनके घरों में नल लगे हुए हैं, ठीक। पॉवर्टी ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड पीपल, पॉवर्टी ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पीपल, मतलब जो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट लोग हैं उनको वजह से भी लैंड डिग्रेडेड हो रही है। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक। लोग आजकल शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉलो कर रहे हैं, इससे हो रहा है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ये क्वेश्चन बन जाता है कि लैंड डिग्रेडेशन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। तो इसके आप 2 कॉन्सिक्वेंसेज याद कर लेना, 3 तरीके से मिल जाएंगे लैंड डिग्रेडेड होने से। पहला नुकसान है सॉइल इरोजन, डेफिनेशन पता ही है। दूसरा, रिड्यूसिंग लेवल ऑफ O2, मतलब ऑक्सीजन कम होगी, लैंड डिग्रेडेड होगी, बंजर बन जाएगी, पेड़ नहीं उगेंगे। पेड़ से ही तो ऑक्सीजन मिलती है, जब पेड़ ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, ठीक। तो यही चीज़ लिख देना, लेकिन अच्छे शब्दों में लिखना। इसके बाद अगला डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन देख लेते हैं इसके अंदर हम कि डिफॉरेस्टेशन में क्या क्या है, ठीक। डिफॉरेस्टेशन बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि डिफॉरेस्टेशन क्या कहता है। डिफॉरेस्टेशन की अगर हम बात करें तो डिफॉरेस्टेशन हमारा जो है वो मतलब जंगलों को काटना, परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स, फॉरेस्ट को और जंगलों को काटना हमारा इसमें आ जाता है। घने जंगलों को वुडलैंड्स कहा जाता है नॉर्मली। रेफर्स टू कटिंग एंड क्लियरिंग रिमूवल ऑफ रेन फॉरेस्ट, इसके अंदर हम कटिंग या क्लियर कर देते हैं रेन फॉरेस्ट को, वेयर लैंड इज देयर आफ्टर कन्वर्टेड इनटू नॉन फॉरेस्ट एरिया, फिर बाद में ज़मीन को नॉन फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। डिस्ट्रक्शन हैज़ टोटली डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस, डिफॉरेस्टेशन से जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम बात करें द पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड इन द कंट्री इज ओनली 0.08 हेक्टेयर अगेंस्ट रिक्वायर्ड 0.47 हेक्टेयर, मतलब अगर हम बात करें हमारे देश में जितनी जनता है, लोग हैं, तो एक इंसान के हिस्से में 0.47 हेक्टेयर आनी चाहिए। आती कितनी है? 0.8 हेक्टेयर आती है। डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सॉइल इरोजन, इसके खतरनाक नुकसान क्या है डिफॉरेस्टेशन के, आर चांसेस ऑफ मोर फ्लड्स, इससे फ्लड्स ज़्यादा आएंगी। हैवी सिल्टेशन ऑफ डैम्स, डैम्स का सिल्टेशन होगा। चेंजेस इन क्लाइमेट, सॉइल इरोजन एक्सेट्रा, क्लाइमेट चेंज होगा, सॉइल इरोजन होगा, ये होगा। चिपको मूवमेंट डिफॉरेस्टेशन से रिलेट करता है, बुक में शायद दे रखा है तो इसे पढ़ लेना, ठीक। बुक के अंदर आपका है चिपको मूवमेंट, कहीं पे थोड़ा सा छोटा सा लिखा हुआ, ठीक। तो उसे ध्यान से पढ़ लेना। तो ये हो गया चिपको मूवमेंट तुम्हारा। चिपको मूवमेंट वैसे पता ही होगा कौन से गांव में हुआ था, मुझे नहीं याद है, डेट नहीं याद है, लेकिन उसमें कुछ औरतें थी जो पेड़ों से चिपक गई थी, पेड़ों को काटने नहीं दिया था, तो वो चिपको मूवमेंट था। इसके बाद अगला आता है हमारा सॉइल इरोजन। अगर हम बात करें सॉइल इरोजन क्या है, ठीक। सॉइल इरोजन की अगर हम बात करें तो सॉइल इरोजन टेक प्लेस व्हेन सरफेस सॉइल इज वॉश्ड अवे थ्रू एक्सेसिव फ्लड्स एंड रेन। सॉइल इरोजन तब होता है जब जो सरफेस सॉइल होती है वो वॉश अवे हो जाए एक्सेसिव फ्लड से या फिर रेन से। डिफॉरेस्टेशन इज द मेन रीजन ऑफ सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा रीजन है। एज पर द एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग बीइंग एरोडेड एट सॉइल इज बीइंग, सॉइल जो है वो एरोड हो रही है, मतलब इरोज हो जा रही है, बह जा रही है, एट द रेट ऑफ 3 बिलियन टन आ ईयर। इतने बिलियन टन, 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, तो बह रही है उस हिसाब से। विच इज़ इन एक्सेस ऑफ रिचार्ज कैपेसिटी, जो कि रिचार्ज कैपेसिटी है, मतलब मिट्टी भी बनती है कहीं से, फैक्ट्री है, तो मिट्टी कैसे बनती है? मिट्टी पत्थर के घिसने से बनती है। और पत्थर कोई घिस रहा है? पत्थर कोई घिस नहीं रहा है। पत्थर जो है नेचुरली हवा चलती है, ठीक है, या फिर नेचुरल वे में जो है हल्के हल्के टूटते हैं नेचुरल प्रोसेस में, तो उससे मिट्टी जनरेट होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ज़्यादा खर्च उड़ रही, बह ज़्यादा जा रही है, इतनी जल्दी जनरेट नहीं हो पा रही है। क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज लॉस्ट ड्यू टू सॉइल इरोजन, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी है सॉइल में, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो फर्टिलिटी हमारी जो सॉइल की होती है वो इंक्रीज करती है, बढ़ जाती है, वो भी क्या हो रही है सॉइल इरोजन की वजह से खत्म हो जा रही है, ठीक। ये हो गया बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वैरायटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब अगर हम बात करें
तो जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें अलग अलग वैरायटी और स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं, जैसे जानवर हो गए या आप कुछ और भी ले लो, प्लांट्स ले लो, ठीक। तो इसमें हर वैरायटी में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ वैरायटी देखने को मिलती ही मिलती है। तो ये जो हमें वैरायटी देखने को मिलती है, ये वैरायटी हमारी बायोडाइवर्सिटी में आती है। इसके अंदर इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मैरीन, अदर एक्वेटिक सिस्टम, इसके अंदर टेरेस्ट्रियल, मैरीन और अदर एक्वेटिक सिस्टम भी हमारे आ जाते हैं। एंड इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस विच आर नॉट, दे आर अ पार्ट, ठीक। और इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस भी आते हैं। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज आर थ्रेटन्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट। बहुत सारे प्लांट और स्पीसीज जो है हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया में, वो उनकी हैबिटेट से, जंगलों को ऐसे हमने नष्ट कर दिया, शेरों की, टाइगर्स की प्रजाति खत्म हो रही है, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। देयर इज एन इमीडिएट नीड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इसके इसीलिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने की ज़रूरत है। ऐसे अगर बात करो, शेर में भी वैरायटी हुआ करती थी पहले, लेकिन अब नहीं होती है इतनी, शायद एक दो ही बच्चे होंगे अलग अलग वैरायटी वाले, ठीक है। इसी तरीके से चीता में भी होती थी, वो भी ख़त्म होने जा रही हैं। टाइगर्स में भी वैरायटी हुआ करती थी, ठीक। तो यहाँ तक कि हमें पता ही है, शायद हमारे शावक भी खरीद के लेके आए थे, वो बच्चे लेके आए थे, नहीं आए थे मोदी जी बाहर से, अफ्रीका से, ठीक। तो वही वाली कहानी है यहाँ पे। तो ये इससे हमारा क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस वगैरह हमें देखने को मिल रहा है, ठीक। आगे ये हो गया। इसके अलावा और भी कोई पोल्यूशन बचा, वाटर पोल्यूशन बचा और एयर पोल्यूशन बचा। तो इसमें एयर पोल्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर पोल्यूशन तो तुम्हें पता ही है, ठीक। एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन जो है इज़ प्रेजेंस ऑफ सच मटेरियल्स इन एयर इन सच कंसनट्रेशन विच आर हार्मफुल टू मैन एंड एनवायरनमेंट। एयर पोल्यूशन तब फैलता है जब हम हवा के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं जो मैन और एनवायरनमेंट दोनों के लिए नुकसानदायक होते हैं। इन इंडिया एयर पोल्यूशन जो है वो इज़ वाइड स्प्रेड इन अर्बन एरियाज। ये अर्बन एरियाज में ज़्यादा है। वेयर व्हीकल्स आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स, जो कि यहाँ पे व्हीकल्स की वजह से सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। व्हीकल्स के द्वारा होने वाले पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को वैक्यूलर इमिशंस कहा जाता है। इन फ्यू अदर एरियाज इंडस्ट्री एंड थर्मल पावर प्लांट्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स इन एयर पोल्यूशन। इसके अलावा देखा जाए कुछ और जगहों पे, ठीक, जहाँ पे इंडस्ट्रीज और थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह लेके हैं, वहाँ पे भी हमें एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेट करता है। नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख इन 1951 टू 23 करोड़ इन 2016। अगर हम व्हीकल्स की संख्या की बात करें, नंबर की बात करें, तो 1951 में खाली देश में 3 लाख व्हीकल्स हुआ करते थे। अब 2016 में, बहुत पहले का डाटा है, 23 करोड़ है, पता नहीं कितने होंगे, ठीक। इंडिया इज़ वन ऑफ द 10th मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। इंडिया जो है 10वीं सबसे बड़ी, या कह लो 10th रैंक पे आती है इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में। द CPCB, ये क्या है? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है हमारा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसकी फुल फॉर्म है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। हैज़ आइडेंटिफाइड 17 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज ने 17 इस तरीके की इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया है जो कि पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ठीक। वैक्यूलर इमिशन के बारे में यहाँ लिख दिया है, वैक्यूलर इमिशन आर वन ऑफ द मेजर कंसर्न हैव मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन द जनरल पॉपुलेशन, ठीक। जो व्हीकल से निकलने वाला धुआं है वो सबसे ज़्यादा असर डालता है अगर हम बात करें हमारे देश की पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक। वाटर पोल्यूशन तुम्हें पता ही है क्या हो गया, ठीक। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसमें नहीं लिखा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ से देखो कवर कर लेते हैं। तो अनप्लान डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप एंड अर्बनाइजेशन हैज लेड टू मैसिव प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक। जितने ज़्यादा अर्बनाइजेशन वगैरह हुआ उसकी वजह से भैया वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट होना शुरू हुआ। अब वेस्ट को मैनेज करने की समस्या है। इट इज़ एस्टिमेट, ये एक एस्टिमेट लगाया गया कि वॉल्यूम ऑफ वेस्ट इज़ प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 64 to 72 million टन्स एट प्रेजेंट टू 125 मिलियन पर टन्स बाय 2031। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस समय जो 64 से 72 मिलियन टन्स वेस्ट है वो 125 मिलियन टन हो जाएगा 2021 आते आते। टोटल वेस्ट जनरेशन जो है वो ओनली 43 मिलियन टन्स है। अगर बात करें ओनली आउट ऑफ द टोटल वेस्ट जनरेटेड, टोटल वेस्ट जितना भी जनरेट हुआ है उसमें से खाली 43 मिलियन टन वेस्ट जो है कलेक्टेड हो चुका है। 11.9 मिलियन टन वेस्ट इज ट्रीटेड, उसमें से उसको ट्रीट कर चुके हैं हम, रिसाइकिल कर चुके हैं। 31 मिलियन टन इज डम्प्ड इन लैंडफिल साइट, ज़मीन में गड्ढे खोद के भी 31 मिलियन टन वेस्ट को डिस्ट्रॉय किया चुका है। सरकार ने इसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक स्कीम निकाली थी जिसके अंदर तुम्हें याद होगा अलग अलग प्रकार के डस्टबिन जो है सरकार ने जगह जगह
पे रखे थे और अभी भी रखे होते हैं रेलवे वगैरह में, लोग यूज़ नहीं करते उस हिसाब से। जैसे कि ब्लू वाला पेपर के लिए होता है, ग्रीन वाला ग्लास मटेरियल के लिए, प्लास्टिक वाला इसमें डालना है, मेटल का कोई प्रोडक्ट है तो वो इसमें डालना होता है, आपको गीले की अलग होता है। ठीक, तो इस तरीके से ये होते हैं, उन्हें अलग अलग करके डालना होता है ताकि उनका वो अच्छे से हो पाए। देखो चिपको मूवमेंट ये लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ लेना, तो डिफॉरेस्टेशन से रिलेट करता है, इसलिए डिफॉरेस्टेशन भी समझा दिया है आपको। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट कंप्लीट, इन्वायरमेंट के बाद अगला अभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रह गया है, तो इसे भी पढ़ लेते हैं फटाफट। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है? इन ऑर्डर टू एड्रेस वाटर एंड एयर पोल्यूशन इन इंडिया द गवर्नमेंट सेटअप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन 1974। एयर और वाटर पोल्यूशन की बढ़ती हुई समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने 1974 में एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया। इसके फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये क्या काम करता है? ये इन्वेस्टिगेट करता है एंड कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वाटर, एयर एंड लैंड पोल्यूशन, मतलब पोल्यूशन से रिलेटेड जानकारी को इकट्ठा करना, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना इसकी जिम्मेदारी है। दे प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स। सरकार यादव का मोदी जी ने गंगा नदी को साफ करने का काम चलाया था। अब दिल्ली में सरकार बन गई, देखो यमुना नदी को भी साफ करने का काम चलाना शुरू कर दिया है। तो इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, टेक्निकल असिस्टेंस भी तो कोई प्रोवाइड कर रहा होगा ना, तो ये कौन है? ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है असिस्टेंट प्रोवाइड। ठीक, दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ कॉम्प्रिहेंसिव मास अवेयरनेस प्रोग्राम। इसके अलावा अगर हम बात करें, इससे जो है कॉम्प्रिहेंसिव मास अवेयरनेस प्रोग्राम भी ये लोग चलाते हैं, मतलब एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। तुमने टीवी पे एड्स देखा होगा कि वेस्ट को अलग अलग डालो करके। ठीक, तो ऐसे करके वेस्ट मैनेजमेंट करो, कि चाय की पत्ती जो है नाली में बहाने की जगह और पेड़ों में डाल दो, तो ऐसे करके अलग अलग टेक्निक्स बताई जाती हैं, जो अलग अलग एड्स के थ्रू, विज्ञापन के थ्रू आपको बताई जाती हैं। ठीक, तो ये काम यही करते हैं। दे प्रिपेयर गाइडलाइंस रिलेटेड टू ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज वेस्ट। सीवेज वेस्ट को किस तरीके से डिस्पोज करना है और ट्रीट करना है, उसकी गाइडलाइंस भी यही क्लियर करते हैं, या कह लो बताते हैं। और क्या करते हैं? ये एयर क्वालिटी को असेस करते हैं, मतलब आपसे अक्सर तुमने सुना होगा, दिवाली के आसपास सुनने को मिलता है कि AQI क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स बताता है कि हवा जो है वो उसकी क्वालिटी क्या है, मतलब वो सांस लेने लायक है या नहीं है। अब क्या क्राइटेरिया होता है ये तो मुझे नहीं पता, ठीक, लेकिन ये चीज़ बताता है। तो एयर क्वालिटी का क्राइटेरिया जो है यही असेस करते हैं और यही रिपोर्ट निकालते हैं। दे मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ वाटर। ये क्वालिटी ऑफ वाटर भी मेंटेन करते हैं, देखते हैं कि पानी जो है वो यूजेबल है नहीं है, करीबन 125 नदियों का, कुओं का और कैनाल्स का। ठीक, तो यहाँ पे भी लिख दिया है। चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ो तो जरूर पढ़ लेना। अगला मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे भी क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है, इसलिए 6 नंबर की बात कर रहे थे, 5 से 6 नंबर, 3 नंबर इससे मिल सकता है, 3 नंबर इससे मिल सकता है। हो सकता है इधर से 3 MCQ आ जाए, इधर से क्वेश्चन आ सकता है, इधर से 3 MCQ आ जाए और उधर से क्वेश्चन आ जाए। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफर्स टू द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट हिज ओन नीड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ये कॉन्सेप्ट पता है कैसे जनरेट हुआ? ये कॉन्सेप्ट ऐसे जनरेट हुआ, एक दिन एक आदमी था, वो बेचारा सोच रहा था, जब उसने न्यूज़ में पढ़ा कि बहुत ही जल्द जो पेट्रोल है ये ख़त्म हो जाएगा, तो उसने सोचा कि अरे ऐसा होगा। उसने कहा यार ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जैसे कि पुराने ज़माने में बैलगाड़ियाँ वगैरह चलती थी, बुलक कार्ट्स वगैरह, आज कहाँ मिलती हैं देखने को, ख़त्म हो गई। ठीक, तो हो सकता है भविष्य में पेट्रोल, उसने पढ़ा भी था कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, फॉसिल फ्यूल है, कैसे जनरेट हुआ है, ख़त्म हो जाएगा। तो उसने सोचा इसका मतलब जिस तरीके से हम पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे कंज्यूम कर रहे हैं, उसका मतलब ये बहुत ही जल्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब अगली जो पीढ़ी आएगी, नेक्स्ट जनरेशन, या फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी, या उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी, वो तो पेट्रोल के बारे में खाली किताबों में पढ़ेगी कि पेट्रोल नाम की भी कोई चीज़ हुआ करती थी, इससे गाड़ियाँ चलती थी। ठीक, नहीं है नहीं है ये वाली बात। तो वही चीज़ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी कॉन्सेप्ट आया, तो ये बात सोची गई कि हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करना है कि इस पेट्रोल का इस्तेमाल हम तो करें ही करें, और भविष्य में हमारी नेक्स्ट जनरेशन और उसकी नेक्स्ट जनरेशन और उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी इसका इस्तेमाल कर पाए, मतलब कंजर्व करते हुए इस्तेमाल करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमें अपने डेवलपमेंट की इच्छाओं को
इस तरीके से फुलफिल करना है, इस तरीके से कवर करना है कि जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं वो कंप्रोमाइज़ ना हों। विदाउट कंप्रोमाइजिंग, वो कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम तो अपनी इच्छाएं पूरी कर लें और भविष्य में हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स वो अपनी इच्छाएं पूरी ना कर पाएँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? एक डेवलपमेंट है विच मीट्स द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल, बेसिक नीड्स ऑफ ऑल पीपल, एंश्योरिंग ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर टू मीट द अबव नीड्स। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर उस डेवलपमेंट की बात की जाती है जिसकी वजह से हर इंसान की बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जा सके, साथ साथ जिससे पूरी हमारी ओवरऑल ग्रोथ हो, एक्सक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक, जिसमें एग्रीकल्चर की भी ग्रोथ होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की भी ग्रोथ होनी चाहिए। द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर इस वर्ड की बात करें तो ये पहली बार ओरिजिनेट हुआ था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज IUCN के अंदर 1980 में वर्ल्ड कमीशन स्ट्रेटजी रिपोर्ट में। मतलब एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड कमीशन स्ट्रेटजी रिपोर्ट जिसमें ICUN की के बारे में लिखा हुआ था 1980 में। इस रिपोर्ट के अंदर जो थी IUCN के ऊपर आई थी, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड कमीशन स्ट्रेटजी रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड पहली बार यूज़ किया गया था, तब से ये आज तक इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन। मतलब हमें अपने डेवलपमेंट की इच्छाओं को तो पूरा करना है, अपनी तो इकोनॉमिक ग्रोथ करनी ही करनी है, लेकिन भविष्य की जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखना है, ठीक। तो ये आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम यही है कि यूज़ को इस इक्विटेबल यूज़ ऑफ रिसोर्स की रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि प्रेजेंट की नीड्स भी फुलफिल हो जाए और फ्यूचर जनरेशन की भी नीड्स पूरी हो जाए विदाउट कॉजिंग डैमेज टू इन्वायरमेंट, बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट है उसे और ज़्यादा नुकसान ना पहुंचने देना, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम है। इन टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या है? इन्वायरमेंट की वजह से तो लाइफ सस्टेन कर रही है, तो उसे आगे नुकसान नहीं पहुंचने देना। टू कंजर्व एंड न्यूचर द बायोडाइवर्सिटी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टर्म एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक, कंजर्व करना बायोडाइवर्सिटी को, चाहे वो प्लांट्स वगैरह हो गए, चाहे एनिमल्स वगैरह हो गए, और अलग रिसोर्सेज को, ताकि भविष्य में फूड सिक्योरिटी के तौर पे उनका इस्तेमाल किया जा सके। हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? ठीक, खाली मतलब फूड सिक्योरिटी का खाली खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सके, ऐसे कि कई बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करेंगे खाने के लिए, शेयर को रोकेंगे भविष्य में खाएंगे, ऐसा नहीं है यहाँ पे। मतलब बायोडाइवर्सिटी मतलब भविष्य में उनका इस्तेमाल करके दोबारा से एक तरीके से स्पीसीज को सही से आगे बढ़ाया सके। कंजर्व करने का ये नहीं है कि बर्फ में जमा के रख देंगे, मतलब उनको ख्याल से रखो कि उनको ग्रो करने का मौका मिले, जो वो खत्म हो गए हैं, कम हो गई है उनकी संख्या, वो फिर से बढ़ पाए, ताकि नेचर का बैलेंस सही से सुधर पाए। या फिर ऐसी फसलें जो नष्ट होती जा रही हैं या जो पहले हुआ करती थी अब नहीं उग रही हैं, तो उनको कंजर्व करके रखा जाए ताकि उनके बीजों को हम दोबारा भविष्य में कभी आगे जाके दोबारा से उगा पाएं। हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अचीव किया सकता है? तो ये 3 नंबर 4 नंबर में पूछ सकते हैं। हमें रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, लिमिट लगा देनी चाहिए किसके यूज़ के ऊपर? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक, मतलब कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। ठीक, वी शुड सब्स्टिट्यूट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जगह हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट्स में ज़्यादातर बनती है, इसका बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकल इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल के थ्रू, सोलर एनर्जी से भी बन रही है। ठीक, तो ऐसे करके बनानी चाहिए क्योंकि वो रिन्यूएबल है नहीं है। तो ये हो गया। टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस शुड बी मेड टू बिकम इनपुट एफिशिएंट नॉट इनपुट कंज्यूमिंग। मतलब हमें ऐसी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करनी चाहिए जो इनपुट एफिशिएंट हो, नॉट इनपुट कंज्यूमिंग, मतलब जिसमें कम इनपुट का इस्तेमाल करें, हम लोग कम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करें, एफिशिएंसी हमारी इतनी अच्छी हो, वेस्टेज इतनी कम हो, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इतना अच्छा हो कि कम इनपुट में ज़्यादा प्रोडक्शन हो।
ठीक, वी शुड टेक एडुकेटेड स्टेप्स टू कंट्रोल पोल्यूशन, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए हमें। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन शुड बी कंसिडर्ड टू आर लेवल, पॉपुलेशन ग्रोथ को भी हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, जो कि इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी के अंदर हो, मतलब इससे इतनी फालतू डिमांड क्रिएट ना हो कि रिसोर्सेज का ज़्यादा एक्सट्रैक्शन करना पड़े या इतना ज़्यादा वेस्ट क्रिएट ना हो जो उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज़्यादा हो। तो पॉपुलेशन कंट्रोल रखना चाहिए, इसीलिए चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो किया था और हमारे देश में भी 2 चाइल्ड पॉलिसी यूपी में योगी ने फॉलो करी। ठीक, तो ये चीज़ हमें दे रखा है, ये इसी वजह से हो रहा है। स्ट्रेटजीज किस किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल कर सकते हैं, तो ये मुझे लगता है आनी चाहिए। ठीक, वैसे तो कॉज सभी लगता आनी चाहिए, तो बस ये बेटा ये टॉपिक बनते ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा देखा जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही बनता है और उसमें हमारा कॉजेज़ बनते हैं। अगर उधर की देखो क्यों हो रहा है क्या इन्वायरमेंटल क्राइसिस, अगर देखा जाए उसके अलावा इन्वायरमेंटल क्राइसिस में मेनली कौन उसके वो क्या लैंड डिग्रेडेशन वगैरह ये सब कुछ पूछा जा सकता है। यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, हम क्या करें, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ यूज़ करें। ये क्या है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, ये कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज जो ट्रेडिशनल टाइम से, मतलब बाबा आदम के ज़माने से हम लोग यूज़ करते चले आ रहे हैं। ठीक, और नॉन कन्वेंशनल जिनका अभी अभी इन्वेंशन हुआ है, जो अभी कुछ टाइम से, आप बात करें 30-40 साल से इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ लिखा है इंडिया इज़ हाईली डिपेंडेंट अपॉन थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट टू मीट पावर नीड्स, अपनी पावर को पूरा करने के लिए हम थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट्स का यूज़ करते हैं। बट बोथ दीज सोर्सेज हैव एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, और इनका इन्वायरमेंट के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट फैलता है। जैसे कि थर्मल पावर स्टेशन में क्या किया जाता है, कोयले का इस्तेमाल करके बिजली जनरेट की जाती है। अब कोयला राख में बदलता है, फिर वो राख कहीं ना कहीं डंप होती होगी, कुछ ना कुछ तो होता होगा, पोल्यूशन फैलता होगा। ठीक, हाइड्रो पावर प्लांट्स भी होते हैं, इसमें पानी की मदद से बिजली बनाई जाती है। उसको बनाने के लिए भी भाई वहाँ पे डैम बनाना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन फैलेगा। ठीक, तो इससे भी नुकसान पहुंच रहा है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए इनकी जगह, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये क्लीनर और ग्रीनर टेक्नोलॉजी है, इनसे नुकसान कम से कम होता है, होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल इन द एरियाज ऑफ हाई स्पीड ऑफ विंड, जहाँ पे हवा बहुत तेज रफ्तार से चलती है, विंड कैन बी ईजिली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे विंड मिल्स जो है आसानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती हैं विदाउट एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, और इससे इन्वायरमेंट पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। यूज़ क्लीनर फ्यूल्स, हमें मतलब साफ़ सुथरे फ्यूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि इन अर्बन एरियाज़ हमें सीएनजी को यूज़ करना चाहिए, पर सीएनजी के यूज़ को प्रमोट करना चाहिए टू बी यूज एज फ्यूल, की सीएनजी को फ्यूल की तरह यूज़ किया जाए। यूज़ ऑफ सीएनजी इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सिग्निफिकेंटली लोअर द एयर पोल्यूशन। अब देखो भी तुम कि सीएनजी का इस्तेमाल हो रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, सीएनजी बसेस वगैरह गवर्नमेंट चला रही है, तो इससे एयर पोल्यूशन में भी कमी आई है। सीएनजी बसेस यूज बाय गवर्नमेंट एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख भी दिया है। In rural areas, the household generally use wood and dung cake as fuel, but these fuels have several adverse effect on the environment. मोदी जी ने उज्ज्वला योजना चलाई थी, जिसमें क्या था, हर घर में गांव में गैस सिलेंडर पहुंचाया जा रहा था, गैस सिलेंडर दिया जा रहा था। क्यों दिया जा रहा था, ताकि भैया लोग ये लकड़ी का और काऊ डंक वगैरह का, गोबर वगैरह का इस्तेमाल करके खाना बनाना बंद करें। ठीक, तो इसीलिए टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम यूज ऑफ एलपीजी इज बीइंग प्रमोटेड, एलपीजी का यूज़ प्रमोट किया गया। दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड उज्ज्वला योजना, इसीलिए सरकार ने उज्ज्वला योजना को चलाया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट्स, मिनी हाइडल प्लांट्स क्या होते हैं, ये जो इन माउंटेन रीजन परपेचुअल स्टेम्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर, छोटे छोटे झरने मिल जाते हैं हर माउंटेन स्ट्रीम्स पे, तो वहाँ पे जो है छोटे छोटे मिनी हाइडल प्लांट्स लगा दिए जाते हैं। यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, आसानी से मिल जाएगी, मिनी हाइडल प्लांट्स के शॉर्ट्स मिल जाएंगे 30-30 चले सेकंड के, वो तुम्हें वर्किंग करते हुए दिख जाएंगे उनके मॉडल्स, तो उसमें तुम्हारी ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, देख लोगे तो। दीज स्ट्रीम कैन बी यूज जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मिनी हाइडल प्लांट्स में ऐसा होता है, मतलब जैसे देखो झरना आ रहा है, यहाँ पे कुछ मशीन्स लगा दी, यहाँ पे मशीन्स लगा दी 2-3 जगह पे, अब झरने से ऐसे पानी बह के निकलेगा तो यहाँ पे चक्का होगा, वो चक्का घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, पानी यहाँ से फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर घूमेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो ऐसे करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे लाइव देख के आपकी समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगला देखें, आगे दे रखा है हमें, ये बाद में देख लेंगे। आगे दे रखा है दीज मिनी हाइडल प्लांट्स आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड दे जनरेट इनफ पावर टू मीट लोकल डिमांड्स। ये मिनी हाइडल प्लांट्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं और अच्छी खासी पावर जनरेट करते हैं ताकि लोकल डिमांड को फुलफिल किया जा सके। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, मतलब जो पुराने ज़माने में हमारे दादा परदादा इस्तेमाल करते थे, उनके पास जो नॉलेज थी, वो जिन तरीक़ों का इस्तेमाल करते थे, उनको अपनाया जाए। ट्रेडिशनली इंडियन पीपल हैज़ बीन क्लोज टू देयर इन्वायरमेंट, ऑल
practices relating to agriculture system, healthcare system, housing, transport etc. used to be environmental friendly. पुराने ज़माने में जो इंडियन पीपल थे वो इन्वायरमेंट के बहुत क्लोज हुआ करते थे. हमारे सारे ही काम वो एग्रीकल्चर से रिलेट करते हों, चाहे हेल्थ केयर से हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से हों, वो सभी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हुआ करते थे. किसी से पोल्यूशन नहीं फैलता था. बुलक कार्ट्स वगैरह देख लो कहाँ फैलता था. ठीक. दिस शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल सिस्टम टू मॉडर्न सिस्टम. जैसे ही ट्रेडिशनल सिस्टम से हम मॉडर्न सिस्टम पे आए, हमारे इन्वायरमेंट को सीवियर मतलब खतरनाक, बहुत बड़ा डैमेज पहुंचना शुरू हो गया. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज वेल नोन फॉर इट आयुष ट्रीटमेंट, बट विद द अडोप्शन ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑफ ट्रीटमेंट वी इग्नोर आवर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा. पहले हमारे यहाँ आयुर्वेदा के अंदर आयुष ट्रीटमेंट होता था. इसके अंदर 5 तरीके से होता था. आयुर्वेदा, यूनान, वाई से कुछ और था, यू से यूनानी, सिद्धि, और ये 2 मुझे पता नहीं है, एच वाई से. तो ये 2 भी होते थे. इनसे कोई मतलब ट्रीटमेंट के वेज हैं, इनकी वजह से इलाज होता था और अच्छा इलाज होता था. आजकल आप दोबारा से लोगों ने ये करना शुरू कर दिया है. ओल्ड सिस्टम आर मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली. पुराने सिस्टम ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली थे और रिलेटिवली फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट्स, और इनमें साइड इफेक्ट्स नहीं होते थे. एंड डज नॉट इन्वॉल्व लार्ज स्केल केमिकल प्रोसेसिंग, और इसमें केमिकल्स वगैरह भी इस्तेमाल नहीं होते थे. आयुष यूज 15,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स विच हैव बीन मेडिकल प्रॉपर्टीज फॉर ट्रीटमेंट. आयुष के अंदर 15,000 प्रकार की स्पीसीज प्लांट्स की इस्तेमाल की जाती थी बीमारियों का इलाज करने के लिए. इसके अलावा और क्या तरीके हैं? यूज ऑफ बायोकम्पोस्ट मतलब केमिकल फर्टिलाइजर का. द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज कॉज्ड लॉस ऑफ फर्टिलिटी एंड लैंड डिग्रेडेशन. ठीक. केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से फर्टिलिटी कम हो रही है और लैंड डिग्रेडेड हो रही है. ठीक. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन स्टेप टू प्रमोट ऑर्गेनिक मेथड ऑफ फार्मिंग. तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रमोट कर रही है. फार्मर बीइंग आर ट्रेंड इन वर्मी कंपोस्टिंग. फार्मर्स को वर्मी कंपोस्टिंग में ट्रेंड किया जा रहा है. द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर शुड बी प्रमोटेड. मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह बायो फर्टिलाइजर, गोबर वगैरह का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है. कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट टू प्रिवेंट क्रॉप फ्रॉम पेस्ट अटैक. क्रॉप्स को कीड़ा लगने से बचाने के लिए फार्मर यूज पेस्टिसाइड्स विच पल्यूट सॉइल्स एंड वाटर बॉडीज. तो फार्मर्स जो है पेस्टिसाइड यूज़ करते थे, जिससे अगर हम बात करें तो हमारे पल्यूट होती थी, सॉइल भी पल्यूट होती थी और वाटर बॉडीज़ भी पल्यूट होती थी. टू सब्सिट्यूट पेस्टिसाइड्स फार्मर्स बीइंग यूज नीम जूसेस पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने की जगह आप फार्मर्स नीम जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी कीड़ा नहीं लगेगा फसल में. मिक्स क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन शुड बी यूज. मिक्स क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन यूज़ करना चाहिए ताकि लैंड डिग्रेडेशन ना हो. यूज़ ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स आर ऑल्सो बीइंग कंसिडर फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट. पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एनिमल्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे कैसे? खीरा लग रहा है, छिपकली पाल लो. छिपकली ज़्यादा हो जाए खेत में, मेढक पाल लो. मेढक ज़्यादा हो जाए, सांप पाल लो. आपका सांप ज़्यादा हो जाए तो मोर ले आओ. मोर को तो पकड़ के भगा दोगे, ऑब्वियस सी बात है. तो इस तरीके से जो है आप अगर देखो तो कंट्रोल कर सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हो. तो अगर बात की जाए, ये पूरा चैप्टर इसका हमारा हो गया. अब बोर्ड में क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े से फटाफट से, इस चैप्टर से किस प्रकार के पूछे गए हैं. ठीक. तो ये आ गया हमारे क्वेश्चंस. ठीक. तो यहाँ देख लेते हैं फटाफट से. बोर्ड में देखो एक ये पिक्चर दे रखी है. यहाँ पे इंटर द सिचुएशन ऑफ द अर्थ एज डिपिक्टेड. इस सिचुएशन को प्रेडिक्ट करो विद द करंट इन्वायरमेंटल चेंजेस. थर्मामीटर लगा है, अर्थ है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हो. यहाँ पे क्या हो रहा है? वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, एक्ट नाउ बिफोर इट्स टू लेट. ये पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है यार. यहाँ तो हमें शहर वगैरह दिख रहा है बढ़िया सा. यहाँ पे जंगल उंगल है क्या? देख नहीं रहा. इसका आंसर कहाँ लिखा है? दोनों में से एक करना है. 2023 में, 22-23 में दोनों में आया है. सीबीएसई में आया है, सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया है. देखो, ग्रेजुअली इंक्रीज इन द एवरेज ऑफ टेम्परेचर को ग्लोबल वार्मिंग. इट इज ऑकर्स ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस. ये हो गया, हटा दो. डिफरेंट ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से रखे हैं हमें. दोनों ही ग्लोबल वार्मिंग बता रहे होंगे फिर, या फिर कुछ और बता रहा होगा दूसरा. दूसरे में ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो पता नहीं कर सकते. तो पेपर में लेकिन क्लियर आएगा, उसकी तुम टेंशन मत लो. एक्सप्लेन एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी. तो वही आ गया. देखो, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को एक्सप्लेन करने को कह दिया. एग्जाम्पल के साथ आपको उसे एक्सप्लेन भी कर देना है अच्छे से. ठीक. इफ़ द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एक्सीड द रेट ऑफ रिजनरेशन, तो इससे क्या होगा? तो इट इज़ लीड टू रिडक्शन इन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. डिस्कस द रेशनल गिवन द स्टेटमेंट. इसका रेशनल बताओ कि ये बात सही है नहीं है. तो इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, आपको पढ़ा दिया गया. स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. इसके 2 कॉजेज बताओ. पॉल्यूशन, पॉपुलेशन हो गया. ठीक. इससे डिमांड बढ़ रही है रिसोर्सेज की. ठीक. और इसके अलावा गरीबी हो गई. ये हो गई हमारी. और हम दे सकते हैं इसमें क्वेश्चंस.
आगे ये भी हमने पढ़े थे, कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की, मैंने तुमसे कहा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, और देखें तो 2020 में 6 नंबर में ये क्वेश्चन है, डिस्कस एनी टू इन्वायरमेंटल कंसर्न्स फेस बाय, 2 कंसर्न बता दो, जैसे लैंड डिग्रेडेशन, एयर पोल्यूशन। ठीक, कुछ भी बता सकते हो जो हमने इतने सारे पढ़े। ठीक, तो यहाँ ये देखो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ये है, व्हीकुलर पोल्यूशन, व्हीकुलर इमिशन और इंडस्ट्रियल में व्हीकुलर मतलब निकलने वाला धुआं। देखो यहाँ दे रखा है 3 लाख थी, इतने में 67 करोड़ हो गए 2003 में, लेकिन ये 2003 तक का डाटा है हमारे पास, 2017 या 16 तक का लिखा हुआ है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन मतलब इंडस्ट्रीज से होने वाला पोल्यूशन, ये हो गया। इसके अलावा और इन्वायरमेंट से इतना ही पूछा गया है। चलो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से देख लेते हैं। 3 नंबर में ये विंड मिल्स वगैरह दे रखी हैं, ग्रीन एनर्जी की बात करी गई है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात की गई है, रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स की बात की गई है। यहाँ बताया डिस्कस एनी वन स्ट्रेटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी हो गया हमारा। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टैकल कार्बन इमिशन को रोकने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्लोबल कंसर्न को, 2 स्ट्रेटेजीज टू टैकल द ग्लोबल कंसर्न, 2 स्ट्रेटेजी बताओ जिससे ग्लोबल कंसर्न को रोका जा सके, मतलब स्ट्रेटेजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ही पूछी गई है। पिक्चर में क्या कहा है ये नहीं पूछा है। रिसेंटली इंडियन हैव बीन ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस कॉज ड्यू टू लार्ज स्केल डैमेज टू इन्वायरमेंट, एक्सप्लेन हाउ अडॉप्टिंग ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कैन हेल्पफुल इन अचीविंग। तो इसके अंदर वही लिख दोगे कि इसके साइड आयुष ट्रीटमेंट होता था, इसमें ट्रीटमेंट किया जाता था, 15,000 तक के पेड़ों का इस्तेमाल करके दवाइयाँ बनाई जाती थी, वो जिससे साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं होते थे। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से ये फ़ायदा था, चाहे हम कोई सी भी ले लें, एग्रीकल्चर से ले लें, चाहे हेल्थ केयर से रिलेटेड ले लें, चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड ले लें, उससे किसी से भी इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता था। आप एग्जांपल दे के बता सकते हो, लॉजिकली सोच सकते हो इन चीज़ों के बारे में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ईजी है। उसके बाद आगे देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज़ मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी 2 स्ट्रेटेजी बताओ, तो ये पूछा गया है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे। ये केस बेस्ड क्वेश्चन आ गए, यार केस बेस्ड क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस कर लो जहाँ जहाँ से भी आपको मिल जाए। ठीक है, जैसे कि एक केस स्टडी में यहाँ से दिखा देता हूँ, ये केस स्टडी है, आराम से वीडियो पॉज करके इसे पढ़ लेना, यहाँ से यहाँ तक है पहले ये। ठीक, इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक है, CBSE टर्म 2 में आई हुई है 2022 के अंदर। स्टूडेंट डिस्कस एनी 2 स्टेप्स इन्वॉल्व इन अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। 2 स्टेप्स बताने हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करने के लिए इंडिया में लिए गए हों। तो ये तो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं अब, तो ये इस केस स्टडी के अंदर ही मिलेगा। जैसे प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना, हाँ अभी तो हमने पढ़ा है, तो यार सिलेबस में कैसे नहीं पढ़ा। ठीक, एक तो यही होगा, इसके अलावा और भी इसमें दूसरा दे रखा होगा, जल जीवन मिशन दे रखा है देखो। ठीक, तो ऐसे करके दे रखे होंगे। फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट, अब इसमें एनी स्टेट एनी 2 फैक्टर विच चैलेंज द कैरिंग कैपेसिटी, इसमें 2 फैक्टर बताओ जिससे कि कैरिंग कैपेसिटी इन्वायरमेंट की असर डाल रही है। तो ये आपको इसको पढ़ने के बाद मिलेंगे। CBSE क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन दे रखा है, केस स्टडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेट करती है। पहले यहाँ से यहाँ तक है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक है। इसमें बता रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द वेज टू अटेन द गोल्स ऑफ सस्टेनेबल, कौन से तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल नहीं कर सकते। यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल मिलेगा, ट्रेडिशनल नॉलेज मिलेगा, स्प्रेडिंग अवेयरनेस मिलेगा, स्टिकिंग टू द मेथड टू प्रमोट इनइक्वालिटीज, इससे नहीं होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो अलग ही बता रहा है। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, से बताना है। एज पर UNDP रिपोर्ट इंडिया एजुकेशन एंड हेल्थ आर द ब्रॉडर इशूज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए UNDP की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन और हेल्थ सबसे ज़्यादा जरूरी है। हाँ सही बात है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों ही कैसे हैं, डायरेक्टली रिलेटेड हैं एक दूसरे से। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ होना चाहिए, किसके साथ लिखा था ना, इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, तो वो हमारा इसमें आ गया। तो ये हमारा चैप्टर है अगर बात की जाए। ठीक, ये हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, चैप्टर नंबर 8।